भारत को बहुत गरूर था कि कन्वेंशनल वॉर के अंदर पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला तो है ही नहीं है, उनके पास अददी बर्तरी है, असले के अंबार हैं, तो जब भी वो स्टेज आई तो वो भारी पड़ेंगे पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन अल्लाह पाक की नुसरत से, उसकी मदद से एक ऐसी फ़तह नसीब हुई कि 10 अप्रैल को उनका वो गरूर खाक में मिल गया। पाकिस्तान ने ना सिर्फ उनके वो जहाज़ मार गिराए जिनको पूरा यूरोप दुनिया में एक अपना सेंटर पीस के तौर पर प्रेजेंट करता था कि इससे बेहतर जहाज़ यूरोप में और है ही नहीं है। ना सिर्फ ये बल्कि हमने उनकी तमाम वो बेसिस हिट की अल-फतह मिज़ाइल के साथ, जिनको वो कहते थे कि यहाँ हमने मॉडर्न S-400 मिज़ाइल सिस्टम लगाया हुआ है। ऐसे रडार हैं कि पाकिस्तान के मिज़ाइल आएंगे तो हवा में तबाह कर देंगे। पाकिस्तान के ड्रोन जो हैं वो दिल्ली के ऊपर भी उड़ते रहे। तो अल्लाह पाक ने पाकिस्तान के ऊपर ख़ास करम किया है, ख़ास फ़तह अता फरमाई है। लेकिन आइंदा के चैलेंजेस अभी कम नहीं हैं, आइंदा के चैलेंजेस पहले से बड़े हैं। पाकिस्तान की लाइफलाइन पाकिस्तान का वो पानी है जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत 3 दरिया तो हम ईस्टर्न रिवर्स पहले ही भारत को दे चुके हैं, लेकिन 3 दरिया जो वेस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान आते हैं उसके ऊपर जो उसकी पोजीशन है वो इस खित्ते का मुस्तकबिल तय करेगी। अमन है या जंग है, वो पानी हमारा हक है। प्रोग्राम के आगाज़ में हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं शेख रशीद अहमद, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह। साहब, मैं आपका मशकूर हूँ कि आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ये भारतीय जारहियत, आज जहाँ हम खड़े हैं, और आइंदा का सफ़र, आपका तजिया क्या कहता है? देखिए, हमने भारत के 5 से ज़्यादा जहाज गिराए हैं और SC-400 के जैम होने के बाद और उनके आर्मोज के मिसाइल के बाद और उड़ी के सेक्टर के बाद उनमें इतना दमखम नहीं था। लेकिन अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई मलिक साहब। ये मई का महीना बड़ा अहम है और वैसे तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फोर्सेस इतनी अजीम और इतनी आसाम पहले हमारी रेंज में नहीं था। आसाम से हम फासले पे थे, लेकिन अब पाकिस्तान का आसाम का आखिरी कोना भी इंडिया का पाकिस्तान की रेंज में है। लेकिन बिहार का इलेक्शन जो है वो मोदी के गले पड़ा हुआ है और वो किसी कीमत पर बिहार का इलेक्शन, बिहार पढ़े लिखे मुसलमान लोग हैं और इंडिया में मोदी जो है मुसलमानों से नफरत करता है और नफरत का ये आलम है कि जो खाने पीने की चीजें हैं वो भी नहीं चाहता कि हिंदू मुसलमानों की दुकानों से खरीदें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इंडिया जो कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान से कुछ ज्यादा ही होगा मुसलमान, इंडिया में कुछ कम नहीं होंगे, वो बहुत ही तहम्मुल बुर्दबार और पढ़े लिखे और नया नौजवान जो है वो कंप्यूटर में बहुत आगे गया है। तो मैं समझता हूँ कि लड़ाई में सीज फायर जरूर हुआ है और किया गया इस खौफ से कि कहीं बहुत सारा बड़ा नुकसान ना हो। पाकिस्तान कभी बड़ा बम इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि इंडिया में बहुत सारे मुसलमान हैं और पाकिस्तान की आर्टिलरी बड़ी मॉडर्न आर्टिलरी है और उसमें हमने बड़ी तरक्की की है। शेख साहब, सीज फायर तो हो गई है, आपने कहा कि सीज फायर तो हो गई है, लेकिन जंग अभी टली नहीं। इंडस वाटर ट्रीटी वो अभी दरमियान में है, पानी का मसला दरमियान में है, सबसे बड़ी जंग तो अभी वहाँ खड़ी है। कश्मीर का मसला अभी दरमियान में है और मसूद अजहर साहब के खानदान को खत्म कर दिया गया है। सारे मसूद अजहर खानदान को शहीद कर दिया गया है और लोगों को अंदाजा नहीं है क्योंकि जब JF-17 बन रहे थे तो 2 दफा मैं देखने गया सरकारी तौर पर और JF-10 तो बाद में आया और जब JF-17 बन रहे थे तो हमारे साइंसदानों ने उसमें इतनी इम्प्रूवमेंट की क्योंकि हम इधर उधर की टेक्नोलॉजी लाने में और इधर उधर से चीजें जोड़ने तोड़ने में और मिलाने में काफी माहिर हैं और हमने JF-17 को मॉडर्न किया। हम एयर टू एयर उसको अब ऑयल भी दे सकते हैं। पाकिस्तानी JF-17 जो है वो फिजा में जो है वो अपना पेट्रोल जो है वो शिफ्ट कर सकता है दूसरे जहाज में, जबकि दूसरे के पास किसी के पास ये सलाहियत नहीं है। और मैं आपको दावे से कह सकता हूं, मैं नंबर नहीं बताना चाहता, कि इंडिया के 5 से ज्यादा जहाज गिरे हैं और कल परसों तक वो सारे लोग जो 1 2 3 जितने भी हैं वो भी आम हो जाएंगे
लेकिन एक बात बड़ी वाजे कर देना चाहता हूं कि जंग जो है वो एयरफोर्स ने दिल से लड़ी है, और एयरफोर्स हमेशा की तरह, आज MM आलम मौजूद नहीं है, आज डॉक्टर कदीर मौजूद नहीं है, मेरे भाई हैं, भाई थे, और मेरा और उनका कमरा साथ साथ था, और वो हमने उनको वो मुकाम नहीं दिया डॉक्टर कदीर को जो देना चाहिए था, और हमने उनकी सलाहियतों ने जिस तरह पाकिस्तान को महफूज बनाया वो एक तारीखी काम है। लेकिन एक बात मैं आपको यकीन से कहना चाहता हूं कि मोदी जो है वो बाज नहीं आएगा, ये 17 दिन अहम है, और बिहार के इलेक्शन से पहले पहले वो पंगा लेगा। हमें क्या करना चाहिए शेख रशीद साहब? हमें तो क्या करना चाहिए, हमें अलर्ट रहना चाहिए, हमें होशियार रहना चाहिए, हमें जागते रहना चाहिए, हमें अपने मामलात को इस तरीके से तैयार रखना चाहिए कि वक्त ज़रूरत पर काम आ सके। मैं किसी एटॉमिक टेक्नोलॉजी की बात नहीं करता, मैंने आपको पहले खबर दे दी है कि अब आसाम भी हमारी रेंज में आ चुका है। आज से साल, डेढ़, 2, 3, 4 साल पहले तक आसाम हमारी रेंज में इतना नहीं था, और पाकिस्तान के मिसाइल और एटॉमिक टेक्नोलॉजी बहुत तेज से ही, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये मसला बातचीत से और कश्मीर का और पानी का मसला हल हो। और कश्मीर में भी आप देखें तकरीबन लोगों की सोचें, आराम बाग देखें, लाल चौक देखें, ये जो मैं मफलर लाल पहनता हूँ ये यासीन ने मुझे लाल चौक श्रीनगर से लेकर दिया, और अब्बाकदर जैनदार मोहल्ला, ये तकरीबन मरने और मारने के लिए तैयार लोग बैठे हुए हैं। और अगर दोबारा काम जरा सा तेज हुआ तो कश्मीर के अंदर से भी लोग निकल पड़ेंगे। और ये पहलगाम का जो इन्होंने ड्रामा रचाया, सोच समझ के या जैसे भी रचाया, उनको अंदाजा नहीं है कि कश्मीर के अंदर शहीद होने वाले और लड़ने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। और मौलाना मसूद अजहर साहब के घर वालों को इस लड़ाई में वो शहीद हो गए, सारे उनके अफराद, खूनी अफराद, बाकी वहां तालिब इल्म तो कोई नहीं थे। लेकिन ये हिंदुस्तान की पुरानी सोच और टारगेट है कि वो भावलपुर में और यहाँ पे क्या नाम है, मुरीद के में सईद साहब के उस मदरसे में, ये उनका पुराना निशाना है। ये 10-15 साल से उनके ज़हन में है भावलपुर, मुरीद के और भावल नगर ये और श्रीनगर के निचले इलाके की मस्जिद जो है, और रावला कोट का इलाका और डीपा का इलाका, ये उनके ज़हन में है। लेकिन उनको बहुत बुरी शिकस्त हुई है। ये उन्होंने सोचा नहीं था कि उनका ऐसी 400 जैम हो जाएंगे, उन्होंने सोचा नहीं था कि उनका आर्टिलरी का जो उड़ी का कैंप है वो उजड़ जाएगा, फरोदमपुर, जोधपुर और पठानकोट का सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि S-400 एक जगह की बजाय 2 दफा हमला किया गया, यानी कि 3 हमले हुए S-400 पे। एक 2 दफा तो तबाह हो गए वो, लेकिन दूसरी दफा तबाह हुआ, पहली दफा कसर रह गई थी, वो भी एयरफोर्स ने जाके दूसरी दफा हमला करके वो दूर कर दी। शेख साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लूँ, ट्रंप ने सीज फायर कराने का क्रेडिट लिया है और उसका वजीर खारजा, पाकिस्तानी वजीर खारजा से भी बात करता रहा। जयशंकर ने खुद सीज फायर के लिए दरख्वास्त की अमेरिका को कि सीज फायर करवाएं, यूरोप भी इसमें, बरतानिया भी इन्वॉल्व हुआ। आजकल ट्रंप जो है वो सऊदी अरब के दौरे पर है, हमारा दोस्त मुल्क है, उसके वजीर खारजा भी पाकिस्तान आए, उन्होंने भी कोशिश की। तो आपको लगता है कि सऊदी अरब, वाशिंगटन ये मिल के कुछ शायद रास्ता निकालें कि जंग बंदी देर पा हो जाए, कोई अमन का रास्ता निकला है, या नहीं, ऐसा नहीं नजर आता आपको? मुझे मई का महीना अहम नजर आता है जी। मई आपको 17 दिन, मलिक साहब माफी चाहता हूँ, मैं 17 दिनों को अहम देख रहा हूँ, और 17 दिनों में मेरी सियासी सोच के मुताबिक, क्योंकि मोदी को मैं जब वजीर था तो इंडिया के बहुत सारे मसलों से वाकिफ हूँ, और मैं सद्दाम के वक्त से लेकर और कर्नल कजाफी के वक्त से लेकर, और डॉक्टर कदीर मेरा सका भाई था, डॉक्टर कदीर से जितने मामलात मेरे जरिए वो भेजा करता था, वो चाहता था कि मैं जाऊं इन लोगों के साथ मिलने के लिए भी। तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि अभी मेरे कागजों में जंग खत्म नहीं हुई, जंग में सीज फायर जरूर हुआ है लेकिन जंग खत्म नहीं हुई। और अगर ये जंग हुई
तो ये काफ़ी हौलनाक और काफ़ी ख़तरनाक और तशवीशनाक होगी। शेख रशीद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। इस साहब ने आज एक इंटरव्यू दिया है, वो एक स्टेटमेंट सुनवा लूँ आपको, फिर एयर मार्शल आसिम सुलेमान साहब हमारे साथ हैं, असल एक्सपर्ट ओपिनियन तो वो दे सकते हैं उसके ऊपर। आसिम सुलेमान साहब, शेख रशीद साहब को मई का महीना ख़तरनाक लगता है, वो कहते हैं सीज़ फायर तो हुई है, जंग अभी टली नहीं। और अगर इसहाक डार साहब का इंटरव्यू आपने सुना हो तो वो कह रहे हैं कि ये जो पानी उन्होंने हमारा रोका है, चनाब का पानी बहाव उन्होंने रोका है, तो इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। तो हम अभी किसी हद तक एक मसले से तो निकले हैं, लेकिन अभी बड़ा मसला सर पे सवार है। आपका क्या तज्ज़िया? अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। बिल्कुल जी, ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये तो चैलेंज रहेगा जब तक ये हल नहीं हो। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह स्टेप 1 हुआ है हमारा और वी आर गोइंग टू सिट डाउन ऑन अ नेगोशिएटिंग टेबल, तो फिर ये भी इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हो जाएगा। और आपको मालूम है कि मोदी साहब जिस तरह के हैं, जिस तरह की उनकी ज़हनियत है, वो तो बात मानने को तैयार ही नहीं होते हैं, और वो मैं ना मानूँ वाली उनका एटीट्यूड है। तो इसके अंदर जब इंटरनेशनल प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं और होंगे तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ ही जाएंगी। अब उनके पास भी वैसे मेरे ख्याल में ज़्यादा चॉइस नहीं रही। और अगर जिस तरह के पाकिस्तान का डिक्लेयर्ड स्टांस है कि जी अगर आप पानी रोकेंगे तो इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, तो इफ़ दे वांट टू गो टू वॉर, तो उन्होंने एक दफ़ा जाके कोशिश की है और उन्होंने देख लिया कि उसका क्या रिज़ल्ट होगा। तो मेरा नहीं ख्याल है कि द इंडियंस विल बी एबल टू प्रोलॉन्ग दिस एग्री फॉर देमसेल्व्स कि जी वो इसके ऊपर वो डटे रहें और अड़े रहें। अल्टीमेटली मुझे आई सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। एयर मार्शल साहब, एक एरोगेंस बहुत ज़्यादा थी कन्वेंशनल फील्ड के अंदर। उनका ख्याल था कि उन्हें बहुत बर्तरी हासिल है, वो गरूर उनका खाक में मिल गया। उनके जहाज़ गिर गए, उनका S-400 की बैटरीज हिट हो गई, उसकी एयर बेसिस जहां एयरफोर्स ने चाहा उसको हिट कर लिया। अल-फतह मिज़ाइल से जिस निशाने को आप हिट करना चाहते थे आपने वो कर लिया, उनकी चली नहीं। दरख्वास्त लेके गए सीज़ फायर के लिए, तो वो तो गरूर तो खाक में मिल गया है, लेकिन वो जो वो ऐसा जहरीला सांप हो ना जिसके सारा भी मुकम्मल कुचला ना गया, माजरत चाहता हूँ, बड़े सख्त लफ्ज़ हैं, लेकिन अभी कैफियत कुछ वैसी है, वहाँ से फुनकार आएगी तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। जी बिल्कुल। मैं जी इंडिया था 99 से 2003 तक, और मोदी साहब वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, और जो इन्होंने वहाँ पे गदर मचाया और जिस किस्म का मैसेकेयर किया, मैं तो आई विटनेस हूँ। आई हैव सीन दैट इन इंडिया एंड हाउ पीपल वर अफेक्टेड बाय इट, और स्पेशली द मुस्लिम कम्युनिटी। और इनका तो वैसे भी वेंजेंस है अगेंस्ट द मुस्लिम माइनॉरिटीज़, और उनका एक अपना स्टांस है हिंदुत्वा का, आरएसएस का, उनका तो झंडा ही और है। बात करते हैं तिरंगे की, लेकिन इनका वो तिरंगा शरंगा कोई नहीं है। ये तो ही हैज़ हिज ओन फ्लैग ऑफ आरएसएस इन हिज हैंड, एंड दैट एटीट्यूड जो इन्होंने रखा हुआ है, और जिस तरह की वो बातें करते हैं, आप कल की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही देख लें कि कितना एरोगेंस था। इतनी मार खाने के बाद मैं तो कहूँगा जी बहुत ढीठ आदमी होंगे जो कि इस तरह की बातें करें कि जी अभी अगर टेररिज्म हुआ तो ये हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई अगर आप कुछ करने के काबिल थे तो करना था ना, आप वो कर भी नहीं सके, और हम खुले मैदान में थे, एक दूसरे के सामने थे। आपने तो कोई भी चीज़ नहीं की। आप कन्वेंशनल जो आपकी डिटेरेंस थी वो तो है ही नहीं। और पाकिस्तान का तो हमेशा से स्टांस ये रहा है कि ये जो कन्वेंशन जो आपकी डिटेरेंस है, न्यूक्लियर डिटेरेंस, उसके नीचे कोई रूम नहीं है आपको मस्ती करने का। और इन्होंने करके देख लिया, मुंह की खाई, जहाज़ गवाए 6, इतनी इनकी दुनिया में बेइज्जती हुई। रफ़ाल करते थे, 3 रफ़ाल आज उनके गिरे हुए हैं, 6 जहाज़ टोटल अपने गिरा बैठे हैं। और जिस आप कह रहे थे कि कितना ताबड़तोड़ किस्म का हमला किया पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस में, जिसमें आर्मी ने मिसाइल मारे, आर्टिलरी मारी, एयर फोर्स ने इनके ऊपर स्ट्राइक्स की। 34 इनके ऊपर जो है वो स्ट्रेटिजिक टारगेट्स के ऊपर स्ट्राइक्स हुई, जिसमें से 14 इनके एयर बेसिस थे। 300 किलोमीटर तक नज़दीक बॉर्डर के इनका कोई जहाज़ आने को तैयार नहीं था। और फिर आप देखें S-400 जिसका वो गीत गाते थे वो भी ज़ीरो होके रह गए, 2 बैटरियां गवा बैठे उसकी भी। फिर जो ब्राह्मस करते थे उसके जो 2 एमुनेशन डम्प्स हैं वो तबाह हो गए।
तो आप देखें ऑल इन ऑल इनका कितना नुकसान हुआ, इसके अलावा और कितनी चीज़ें हैं जिसका इनका नुकसान हुआ। और जो सबसे शर्मनाक बात है इनके लिए, जो कि जिसका ऑन ग्राउंड वैसे तो नहीं पता चलता कि नुकसान हुआ, वो इनकी जो हमने साइबर के थ्रू इनके जो ग्रिड्स बंद किए, 70% ऑफ इंडिया वाज इन डार्कनेस, उसकी बात करें और इनसे पूछें कि जी आपकी ये औकात है कि इतनी आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री, आपके पास जी वो ये हब बना हुआ था इसका साइबर का, और ये जो है मास्टर साहब, लेकिन एक पानी वाले मसले के ऊपर आपको तैयार रहना चाहिए। ये मसला ऐसा है कि शायद आपको अगर जंग लड़नी हो तो कल की लड़ते आज लड़ लें, लेकिन पानी के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। जी देखें, ये तो जहाँ पे हमारी सॉवरेंटी इंटेग्रिटी की बात आती है, तो ये तो पानी हमारी सॉवरेंटी के अंदर आता है। और ये अगर आप पानी रोकेंगे, आपकी इतना ज़र माश है उस पानी के थ्रू, आपकी लाइफ लाइन है, पानी है, पीने को पानी है आपके, हाउ कैन दे चोकस टू थर्स्ट, ये दे कैन नॉट डू दैट। तो ये तो आप देखें कि हमारी इसके ऊपर जो रिस्पांस होगी, मेरा ख्याल है वो इससे भी ज़्यादा होगी अगर ये इसको परसिस्ट करेंगे। और लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि इसके अंदर जो आलमी इदारे हैं उनका एक रोल है और उनको वो रोल अदा करना चाहिए। और क्योंकि ये जो है यूनिलैटरल ट्रीटी नहीं है, इसके अंदर वर्ल्ड बैंक इज़ इन्वॉल्व, वर्ल्ड बैंक शुड गेट इन्वॉल्व। और जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसके अंदर रोल प्ले किया अभी के स्टैंड ऑफ में, मेरा ख्याल है कि इसके अंदर भी उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। और पाकिस्तान को भी ये बावर करना चाहिए कि आप जो है ये वाला भी इशू हमारा रिजॉल्व करवाएं। और उसके अंदर मैं पहली तो बात यह है कि वी शुड ऑलवेज कीप दी वर्ल्ड बैंक इन द लूप, बिकॉज वो इसका जो था वो गारंटर था। वर्ल्ड बैंक गारंटर और कोई यूनिलैटरल कैंसलेशन इंडस वाटर ट्रीटी की मुमकिन नहीं है। मार्शल आसिम सुलेमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर हमारे साथ हैं। डॉक्टर तारिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सर, सियासी मैदान के अंदर अब चैलेंज एक बड़ा है, क्योंकि DGMOs तो बातचीत कर रहे हैं, सफारती महाज के ऊपर भी आपको इंगेज करना पड़ेगा। कश्मीर का मसला भी है। अभी शेख रशीद साहब ने कहा कि वो मसूद अजहर साहब की पूरी फैमिली की शहादत हुई है। मसूद अजहर साहब की फैमिली का क्या कसूर था जिनकी शहादत हुई है, वो भी आपको टेकअप करना है। 11 हमारी पाकिस्तानी फ़ौज के जवान शहीद हुए हैं, 40 सिविलियन शहीद हुए हैं, और उसके अंदर दर्जनों बच्चे और औरतें हैं जो ज़ख्मी हैं। तो इन सारी बातों को अब आपको टेकअप करना है। क्या प्लान, हिकमत अमली क्या है आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, जहाँ से आप अपनी बात का आपने आगाज़ किया ना, तो सबसे पहली बात तो ये है कि सिफारती सतह पे जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सिफारती सतह पे अल्लाह ताला के फ़ज़ल से पाकिस्तान को इस जंग में कामयाबी हासिल हुई है। हर फोरम पे अल्लाह ताला ने आपको फ़तह याब की है। ये बड़ा अल्लाह का करम है कि वो चाहे आपका मार्का हो, चाहे वो आपका ज़मीनी मार्का जो आज़ाद कश्मीर में हमारी जो है वो कैनन फायर्स हुई, फ़िज़ाई मार्का हो, ड्रोन्स वाला मामला हो, उसके बाद रॉकेट फायर हुए हो, तो हर मौके के ऊपर अल्लाह ने आपको फ़तह याब किया। और सिफारती सतह के ऊपर पूरी दुनिया ने ये देखा है कि पाकिस्तान जो है, जिसके ऊपर मुख्तलिफ़ औकात में ये इल्ज़ाम लगाए जाते रहे कि इस खत्े में बदअमनी जो है वो कोई पाकिस्तान की तरफ से फैलाई जा रही है, वो पूरी दुनिया ने देखा कि हम एक अमन पसंद मुल्क है। और हमने यहाँ पे नॉन एस्केलेशन की बात की है, हमने यहाँ पे फितने को ख़त्म करने की बात की है, और पूरी दुनिया को ये कहा है कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है ये ख़िता, और इसमें एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अगर इंडिया ये समझता है कि वो पाकिस्तान को धमका लेगा तो वो मुमकिन नहीं है। और अगर जहारियत उधर से हुई तो अपने दिफा में हम जो है उसका जवाब देंगे, और बिल्कुल वही हुआ। तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो बैनुल-अक़वामी दुनिया ने महसूस भी किया और उसको माना भी। फिर मीडिया के ज़रिए जो झूठ इंडिया की तरफ से बोला गया, उसने भी इंडिया का जो चेहरा था उसे मस्क किया। पूरी दुनिया को ये पता लगा कि पाकिस्तान की तरफ से सही रिपोर्टिंग हुई है, जो असल हक़ाइक़ थे वो दिए गए हैं, और उसको भी आप ये कहें कि मीडिया की सतह पे भी हमारी जो ISPR की तरफ से मुख्तलिफ़ औकात में ब्रीफिंग्स आती रही, फैक्ट्स आते रहे, वो हक़ाइक़ पे मबनी थे। तो ये तो आपका इस हवाले से भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा तासुर गया है। अब देखें, जो भी मैं शेख साहब की बात आपके प्रोग्राम में सुन रहा था, मैं समझता हूँ कि ये बात इस वक्त करना मुनासिब नहीं है कि मैं आगे जंग देख रहा हूँ, चंद दिनों बाद ये है, पेशगोइयाँ करनी है तो और कई उसमें मौके हैं, कोई आप वो निकालते रहें, लेकिन ये बड़ा एक सेंसिटिव मामला है।
जहाँ तक है इसी कदम पे रह के बात करनी है। इस वक्त पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो ये है कि हम खित्ते में देरपा अमन के लिए और मुस्तकिल जो है नॉन एस्केलेशन के लिए बातचीत के ज़रिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मसूद खान साहब पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर और प्रोमिनेंट इंटरनेशनल प्रोफेशनल जो सफारतकारी के मैदान में पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके हैं, आज़ाद कश्मीर के सदर भी रहे, हमारे साथ हैं। मसूद साहब आपका बहुत शुक्रिया। सर, ये जो सफारती महाज है इसमें ट्रंप की इंटरवेंशन, बरतानिया का दावा है, सफारती हल्के कहते हैं कि उनके भी फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत कोशिश की, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने और सऊदी हुकूमत ने कोशिश की। गोइंग फॉरवर्ड क्या नज़र आता है, सफारती तरीके से हल निकलेगा? जी बिल्कुल, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, बात हो रही है, तो इसका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने सही सवाल उठाया है। पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है, अमेरिका आमादा है सहूलतकारी के लिए, और उसने बल्कि ये अंदिया भी दिया है कि कोई ऐसी न्यूट्रल जगह हो सकती है, गैर जानबदार जगह जहाँ मुज़ाकरात हों। हिंदुस्तान पाकिस्तान ने ख़ुद तय करना है कि उनके ब्रॉडर इश्यूज़ क्या हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी एजेंडा वाज़ेह है, हिंदुस्तान की तरफ से भी एजेंडा वाज़ेह है, लेकिन कुछ मराहल बाकी हैं। अभी हम एक जंग में से निकले हैं और जो है बदएतमादी बहुत ज़्यादा है, अगरचे हमें उम्मीद है कि जंगबंदी बरकरार रहेगी और उसे हम पायदार बनाएंगे, और पाकिस्तान जो है इस सिलसिले में ख़ासी कोशिश कर रहा है और हिंदुस्तान से हमें जवाब की उम्मीद है। अब जो है एतमाद साजी बहुत ज़रूरी है ताकि दोनों ममालिक इस बात पे इत्तफ़ाक़ राय करें कि वो एक दूसरे से बातचीत करेंगे, मानी खेज़ बातचीत करेंगे और उसके लिए एजेंडा क्या होगा। तो इसकी तैयारी बहुत ज़रूरी होती है। ये बहुत नाजुक मराहल हैं, लेकिन एक चीज़ जो लोगों को शायद नज़र से ओझल हो गई कि जैसे एटमी धमाकों से पहले पाकिस्तान के ऊपर बहुत दबाव था, हिंदुस्तान ने पहले हमले के बाद ही सफारतकारी को मुतहर्रिक कर दिया था ताकि पाकिस्तान के ऊपर दबाव आए कि हम जवाबी कार्रवाई न करें, उस कार्रवाई से आगे ना जाएं जो हमने 6 और 7 मई की दरमियानी शब हिंदुस्तान के हमारे सिविलियन ठिकानों के हमलों के बाद हमने की थी। यानी जो उनका रफ़ाल गिरा दिया था या जो उनके 5 तैयारे हमने गिरा दिए थे, वो 2 ड्रोन्स गिरा दिए थे। तो पाकिस्तान ने फिर इस मरतबा ये साबित किया है कि जब ख़ुद मुख्तारी का सवाल हो, इलाकाई यकजहती का सवाल हो, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेंटी, तो पाकिस्तान जो है कदम आगे बढ़ाने में नहीं झिझकेगा। तो इस एतबार से पूरा मंजरनामा, जैसे आपने भी अपने इस सवाल में ये कहा कि सदर ट्रंप का 3 चीज़ें जो है इस्टेब्लिश हुई हैं। पहली चीज़ ये है कि उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक मसावी सतह पे ला खड़ा किया है, जिसको इंडिया पाकिस्तान हाइफनेशन कहते हैं, और उसने री हाइफनेट किया हिंदुस्तान और पाकिस्तान को। दूसरा ये है कि उसने ये भी कहा है, उसी मसावी सतह पे उसने कहा है कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान से तजारती ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है। और तीसरे ये है कि हिंदुस्तान समझ रहा था कि ये कश्मीर एक भूला बिसरा एक एजेंडा आइटम है, ये अब इंटरनेशनल एजेंडे पे नहीं आएगा 2019 के इक़दाम, गैर कानूनी इक़दाम के बाद। लेकिन ख़ुद इस वक्त जो दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है, उसका ताकतवर तरीन सदर, उसने उसे बैनुल-अक़वामी एजेंडे पे डाल दिया है। ब्रेक ले लूँ मैं, या आपने बहुत ही अहम उठाए हैं, बहुत अहम नुकात हैं। डॉक्टर तारिक फजल साहब से भी और आपसे भी इसकी तफसील चाहूँगा। ब्रेक ले लें। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर तारिक साहब, 3 नुकात गिनवाए अभी मसूद खान साहब ने। इंडो पाकिस्तान को री हाइफेनेट कर दिया उन्होंने, ट्रेड के लिए वो कहते हैं तिजारत करो लड़ाई छोड़ो, दोनों को कहा उन्होंने। और तीसरा कश्मीर दोबारा मरकज़ी नुक्ता बन जाता है पूरी बैनुल-अक़वामी सफारतकारी में, पहले से शुरू करते हैं। आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान बराबरी की सतह के ऊपर अमेरिका डील करते हुए कोई रास्ता निकाल लेगा? जी मलिक साहब, मेरा ख्याल है निकालना पड़ेगा। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि जो नरेंद्र मोदी की एक सोच है या उसकी जो फस्तायत है या उसने इससे पहले भी मुसलमानों पे जो जुल्म और बर्बरियत की हैं, उसका अपना एक रिकॉर्ड मौजूद है। और वो उसका मैं समझता हूँ कि ऐसा एक बदनुमा चेहरा है कि जिसे एक मखसूस तबके के अलावा इंडिया में भी कोई ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। और जब से उसने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लॉन्च किया और उसके बाद उसने जिस जहरियत का मुजाहरा किया और उसके बाद जो अशर नशर हुआ, उनकी सारी जो एक बढ़ के आप कह लें जो उसने मारी थी,
उसके बाद आज वो इंडिया में भी भरपूर तनकीद की जद में है। तो ये सारी जो बातें हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए इंडिया को भी सोचना पड़ेगा कि जितना तरने वाला उसने पाकिस्तान को समझा हुआ था कि पाकिस्तान जो है वो अपना दिफा नहीं कर पाएगा और हमारी जो इस खत्ते के अंदर जो एक हम हेजमनी कायम करना चाहते हैं वो आसानी से हम कर लेंगे, उसका जवाब तो उसे मिल गया है। अब भले वो अपने टाइम ये कहता रहे जनाब के मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है, लेकिन पूरी दुनिया आज मान गई है कि पाकिस्तान की जो दिफाई सलाहियत है वो अल्लाह ताला के फजल से नाकाबिल तस्खीर है। ये इसलिए मुझे ज़रा दोबारा रिएट्रेट करना पड़ा है कि इस पोजीशन को रियलाइज़ करते हुए इंडिया ज़रूर मुज़ाकरात की तरफ आएगा और इस खत्ते में जो देरपा अमन है उसके लिए ये वाहिद रास्ता है। आपस में ट्रेड अभी हो सकती है या नहीं, मैं समझता हूँ कि अभी जो आपस में एक तलखी है उसमें शायद ये इतनी जल्दी मुमकिन ना हो, लेकिन अमेरिका भी इस बात को जानता है। देखें, इससे पहले एक बयान इंडिया की तरफ से आया था कि जनाब हम पाकिस्तान का गज़ा वाली उन्होंने मिसाल दी थी कि वो सूरत हाल यहाँ पे हो जाएगी। तो मैंने शायद आप ही के प्रोग्राम में कहा था, मैंने कहा पाकिस्तान इज़ नॉट गज़ा एंड इंडिया यू आर नॉट इसराइल। तो वो तो अमेरिका को और पूरी बैनुल अक़वामी दुनिया को भी पता चल गया है कि पाकिस्तान किस हद तक जा सकता है, फ़ौज पाकिस्तान किस हद तक जा सकती हैं, पाकिस्तान की आवाम किस तरह मुत्तहिद हुए। ये तमाम वो मिसालें हैं जिसे मैं आज असम्बली में भी अपनी स्पीच में कहा कि पाकिस्तान का एक नया जन्म है। ये जो 9 मई 2025 को कुछ और पाकिस्तान था और 10 मई को कोई एक नया पाकिस्तान है। नया चेहरा एक पाकिस्तान का दुनिया ने देखा है, एक मजबूत और मुत्तहिद पाकिस्तान दुनिया ने देखा है। तो ये अपना जो मैसेज है इसका फ़ायदा आपको आइंदा आने वाले दिनों में अगर हमने तमाम अपनी इस चीज़ को बरकरार रखा तो ज़रूर होगा। अल्लाह पाक करे, ताकत का तवाज़ुन था, अल्लाह पाक करे कि जो इंडिया समझता था जो यूनिटी पाकिस्तान में कायम हुई है, झुकाव है डॉक्टर साहब, अल्लाह पाक करे जो यूनिटी पाकिस्तान में कायम हुई है ये पायदार रहे और जो डिफरेंसेस हमने पिछले 2-3 साल भुगते हैं, मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा। अल्लाह हमें तौफीक और हिकमत वो अता और वो दानाई अता फरमाए कि हम उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएं। ये 10 मई पाकिस्तान का वाकई नया जन्म है पिछले 3-4 साल के बाद। मसूद साहब, आपने अभी रीहाइफनेट करने की इंडो पाक की बात की। 9/11 के वाक़यात के बाद पाकिस्तान पहले होता था इंडो पाक के जिक्र किया करता था अमेरिका। 9/11 के बाद FPAC स्ट्रेटजी बनी थी, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान। इंडिया उनका हर दिल अजीज़ हो गया था, पाकिस्तान पीछे जाना शुरू हो गया था, हमें अफ़गानिस्तान से जोड़ दिया था उन्होंने। अब ये एक नया दौर है, आपको लगता है कि ये इक्वालिटी, ये इक्वेशन दोबारा रिस्टोर हो रही है? मुझे लगता है कि अभी काउंटर चाइना जो उनको इंडिया चाहिए उसमें हमें शायद वो वाली स्टेटस अभी बहाल नहीं होगी। आपका तजिया क्या कहता है? हिंदुस्तान के बारे में शुकूक शुबहात पाए जाते हैं वाशिंगटन में। हिंदुस्तान ने बड़ी दोगली गेम खेली अमेरिका के साथ। एक तरफ उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, यूक्रेन की वॉर के दौरान सस्ता तेल जो है रूस से ख़रीद कर दुनिया को महंगे दामों में बेचता था, और इधर कहता था अमेरिका को वाशिंगटन में जाके कि मैं चीन का मुकाबला करूंगा, लेकिन चीन के साथ उसके माशी और तिजारती ताल्लुकात बढ़ रहे थे और हिंदुस्तान भी चीन में बहुत सरमायाकारी कर रहा है, तो इस वजह से इसका एतबार कम था। दूसरा ये है कि गुज़श्ता बरस हिंदुस्तान जो है 5 आइज़ का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उन्हें पकड़ लिया था कि दहशतगर्दी के 2 वाक़यात में मुलव्वस पाया गया। एक जो है कनाडा का था, दूसरा अमेरिका का था। और अब इस पस मंज़र में आप ये देखें कि जो इस जंग से जो कि भारत ने हमारे ऊपर मसल्लत की थी, पाकिस्तान अस्करी तौर पर उसने बरतरी हासिल की है और कौमी यकजहती का मुजाहरा किया है। हिंदुस्तान माने न माने उसको बहुत बुरे तरीके से शिकस्त हुई और उसकी कौम बिखरी हुई है। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही कीमती लम्हा है कि यहाँ पूरी कौम मुत्तहिद थी। कौम और ज़राए इब्लाग ने जो नशरियात की वो मुतवाज़न और ऑब्जेक्टिव थी, मारूज़ी थी। उन्होंने जो है हक़ाइक़ की बुनियाद के ऊपर की। वहाँ चीखम धाड़ थी, यहाँ जो है एक पॉइज़ था पाकिस्तान के मीडिया में और हमारे लीडर्स में। अभी जो है दूसरा ये भी मैं देख लें कि हम इस सिलसिले में अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन जो हमारे वज़ीर आज़म का बयान था वो एक स्टेट्समैन का बयान था, नपातुल्ला। उसमें खैर सगाली की बात हुई, अमेरिका का शुक्रिया अदा किया गया और उसके बाद ये कहा कि हम जंगबंदी को भी कायम रखने के लिए कोशिश करेंगे और उसके बाद सिफारतकारी की भी बात हुई, बातचीत की भी बात हुई।
हिंदुस्तान उसके मुकाबले में नरेंद्र मोदी ने जो तकरीर की वो एक वॉर मॉन्गर की थी, जिसमें धमकियां थी, गिदर भभकियां थी, और कहा कि एक न्यू नॉर्मल है पाकिस्तान के लिए। तो शायद उनको ये बात नहीं समझी कि ये पाकिस्तान ने जो अपनी बालादस्ती कायम की है ये भी न्यू नॉर्मल है। हिंदुस्तान 10 दफ़ा सोचेगा पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला करने से पहले। और दूसरा, उन्होंने एक दरवाज़ा खोला है कि आप जो है, हम भी गए हैं उनके शहरों में और बहुत दूर तक गए हैं, वो दिल्ली के करीब गए, पठानकोट गए, उधमपुर गए, आदमपुर गए, उड़ी गए, जो भी सारे के सारे जहाँ जो सिरसा था या सूरत तक पहुँच गए। तो इसका मतलब ये है कि जो वहाँ तरबियती कैंप हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की तरबियत देते हैं, और उनका यहाँ जो इलाकाई पूरे का पूरा एक नेटवर्क मौजूद है अफ़गानिस्तान, ईरान और खलीजी रियासतों में, और जिनकी प्रॉक्सीज़ पाकिस्तान में हमला करते हैं। और पिछले साल भी सैकड़ों लोग जो है इसी दहशतगर्दी की वजह से मारे गए थे और किसी को कोई शक व शुबा नहीं है। यहाँ मैं ये कहता हूँ कि जो आपकी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उसमें बरतानिया की हो या अमेरिका की हो या इसराइल की हो या अफ़गानिस्तान की खुद हो या ईरान की हो, उन सबको पता है कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है, और ख़ुद हिंदुस्तान को जो है उसकी मनसूबाबंदी करते हैं यहाँ पाकिस्तान में, उसमें सरमायाकारी करते हैं, उसे हर तरीके से पाया तकमील तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए भी नया नॉर्मल है, देयर इज़ अ न्यू नॉर्मल फॉर इंडिया एज फार एज पाकिस्तान इज़ कंसर्न। रीजनल डायनेमिक्स चेंज हो गए सर, रीजनल डायनेमिक्स चेंज हो गए, दोनों तरफ से चेंज हो गए। लेकिन डॉक्टर तारिक साहब से भी एक और बात पूछ लूँ, कश्मीर और ट्रेड, अब ट्रंप ने ट्रेड खुद से करने का जिक्र किया है। अमेरिका से $100 अरब इंडिया कमाता है सालाना। थोड़ा सा वाशिंगटन अगर जम के खड़ा हो और चाहे इस मसले का हल, तो ये बहुत बड़ा एक लेवरेज है उसके पास। वो बोले आओ बैठो मुज़ाकरात करते हैं, ट्रेड भी करेंगे लेकिन रीजनल सिचुएशन को भी नॉर्मल रखना है। क्या ये सोचते हैं आप वाशिंगटन इतना इन्फ्लुएंस कर पाएगा? देखिए, मेरा ख्याल है वो करेगा, और उसकी वजह यह है कि जो अभी आपके प्रोग्राम मैंने कहा कि अभी ये बात करना मुनासिब नहीं है कि जनाब अभी अगले चंद दिनों में जनाब को जंग हो सकती है। उसकी एक वजह मैंने इसलिए भी कही कि अगर आप उसको मैशत के साथ लिंक करें मौजूदा आज की सूरत हाल को, और इंडिया का वॉल्यूम देखें ट्रेड का, और जिस तरह कि आपने अमेरिका के साथ कहा कि उसका ट्रेड का क्या वॉल्यूम है, तो जंग की तो एक कीमत होती है, यू हैव टू पे द प्राइस, और इंडिया हैज़ टू पे, आप ये कहेंगे बिगर प्राइस, पाकिस्तान से ज़्यादा उसे प्राइस पे करनी पड़ेगी, उसका मौसमी नुकसान पाकिस्तान से ज़्यादा होगा। तो ये बात इंडिया जानता है, और अभी चंद दिनों में भी जो सारी एस्केलेशन रही और 3-4 दिन जो ये अमली तौर पे जंग रही, इसमें ज़रा इंडिया का ज़रा अंदाज़ा लगाएं। जो ख़बरें आ रही हैं कि कितना उसे नुकसान हुआ है, कितने अरबों डॉलर उसने खोए हैं। तो लिहाजा इंडिया भी अब जो बात करेगा, जो मसूद खान साहब भी कर रहे हैं, कि अब बड़ा सोच समझ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर उसने कोई सोचा किसी तरह की जारियत का, तो सोच समझ के करेगा, क्योंकि उसने पाकिस्तान का अज़म, हौसला, प्रोफेशनलिज्म, मुसल्लह अफवाज का मोराल और आपकी जो सलाहियत है उसे चेक कर ली है। उसके बारे में कोई गलतफहमी थी। डॉक्टर साहब अभी रूल आउट ना करिएगा, क्योंकि वहाँ पे एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है। एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट जो है वो एक्सट्रीम डिसीजंस की तरफ जाता है। आप ज़्यादा तैयारी की हालत में रहिएगा। एक बड़ा क्लोजिंग की तरफ आ गए हैं मसूद साहब। पानी वाला इशू बहुत मुतनाज़ा है और हमारी लाइफ लाइन है। पानी के बगैर सर्वाइवल नहीं है। सही है, पानी के बगैर मसूद साहब हम जिंदा नहीं रह सकते। तो पानी के लिए क्या करें? यहाँ आपको सफारतकारी करनी है, ताकत इस्तेमाल करनी है, क्या करना है मसूद साहब? दो चीज़ें जी, दो चीज़ें जो है, जो अगर मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होना है और एतमाद साजी करनी है, तो पहला कदम जो होगा वो ये होगा कि हिंदुस्तान को सिंध तास मुआहिदे को बहाल करना होगा, और उसने जो उसे मुअत्तल किया हुआ है गैर कानूनी तौर पर, वो फ़ैसला वापस लेना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो है, जो मैं एक नुक्ता वाज़ेह करना चाहता हूँ, कि जो सदर ट्रंप ने वेरी सिग्निफिकेंटली ये कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ तिजारत को बढ़ाएगा और हिंदुस्तान के साथ भी बढ़ाएगा, जिसका मतलब ये है कि ये हमारी सबसे बड़ी, अमेरिका हमारी सबसे बड़ी तिजारती मंडी है। और अभी जो है सदर ट्रंप ने हमारे ऊपर 29% टैरिफ लगाए थे, लेकिन मुझे ये इत्तला मिली है कि हमारी टीम ने भी बड़ा अच्छा निगोशिएट वहाँ किया है, तो हमारी तजारत, बाहमी तजारत के बढ़ने के इम्कानात हैं। और ये उसने फिर हम हिंदुस्तान के साथ हम पल्ला किया। जो एजेंडा होना चाहिए हमारा टॉक्स का, वो सबसे पहले जो है वो सिंध तास मुआहदे की
बहाली, दूसरा जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी, और तीसरा जो है मसला कश्मीर। बहुत शुक्रिया आपका मसूद खान साहब। तारिक फजल चौधरी साहब, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।